चलिए, एक दो क्वेश्चन रह गया था, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। रैंक के बारे में जो भी क्वेश्चन था उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, फॉर अ मैट्रिक्स, क्वेश्चन है आप लोगों का, रैंक से रिलेटेड है, ठीक है। फॉर अ मैट्रिक्स, फॉर n always greater than 3, if aij equals to I into j, then find rank of matrix, rank of matrix। आपको फॉर अ, यहाँ पे लिख लेता है स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए, आपके पास ऑप्शन है 0, 1, इंफिनिटी एंड डी है 2। चलिए सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, इफ aij इक्वल्स टू I इंटू जे, aij इक्वल्स टू I इंटू जे फॉर all value of ij, then find rank of matrix। आपको ये निकालना है। चलिए बताएंगे क्या आएगा। सभी कोई आंसर, मैं सभी से चाहूंगा सभी कोई आंसर दें, ठीक है। जैसा बोलते जा रहे हैं ना वैसे करते जाओ, ठीक है। डरो मत इस क्वेश्चन से, डरने की जरूरत नहीं है। सत्या का आ रहा है 2। अच्छा अच्छा, और वीरेंद्र का भी आ रहा है 2। वीरेंद्र का आ रहा है 2, और आसान है, पता है। थोड़ा सा जितना बात कर रहे हो बस इतने, जो हिंट दे रहे हैं ना उतना ही बस लो, और कुछ एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और कोई आंसर करो यार। जरूरी नहीं, मैंने कहा था ना, जरूरी नहीं आपका क्वेश्चन में मैट्रिक्स बना के देगा, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन दे सकता है, मैंने कहा था ना ये चीज। अमर का आया 1। चलो, और देखेंगे। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या होगा यहाँ पर से। तो इसमें क्या बोल रहा है, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। n जो है 3 से बड़ा है उसके लिए बात कर रहे हैं, या फिर उसके इक्वल है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और आपको क्या बोल दिया है, इफ ए आई जे, यानी कि जो भी एलिमेंट है वो क्या है, i इंटू जे है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, हाँ सत्या 1 होगा, सुषमा का भी 1 है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे, ए आई जे इक्वल्स टू है आई इंटू जे। मैंने पहले से बताया भी था ना कि इस टर्म में भी कैसे आप लोगों को समझना है, मैंने पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया, अगर सपोज एलिमेंट देखते हैं, सपोज मैं बात करता हूँ एन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, ठीक है। मैं मान लेता हूँ एन इक्वल्स टू 3 के ले लूंगा कोई सा, ठीक है। एन इक्वल्स टू 3 भी ले सकता हूँ, एन इक्वल्स टू 4 भी ले सकता हूँ, 5 भी ले सकता हूँ, 6 भी ले सकता हूँ। मैं 3 के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। एन इक्वल्स टू 3 के लिए ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा आप लोगों का, A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32 एंड A33 बनने वाला है।
जहाँ पे ये 1 और 1 ये क्या है, ये i है और ये j है, ये i है और ये j है, ये i है और ये j है। यानी कि इसने क्या डिफाइन किया किसी मैट्रिक्स को, बस इतने फॉर्म में डिफाइन कर दिया फॉर ऑल वैल्यू ऑफ i और j। ठीक है, उसने क्या डिफाइन कर दिया कि aij जो है वो i इंटू j है, यानी कि a11 जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 1 इंटू 1। a12 क्या हो जाएगा i इंटू j, दैट इज 1 इंटू 2। ठीक है, ai3 हो जाएगा 1 इंटू 3। उसी तरीके से आ जाएगा 2 इंटू 1, यह आ जाएगा 2 इंटू 2, यह आ जाएगा 2 इंटू 3, यह आ जाएगा 3 इंटू 1, यह आ जाएगा 3 इंटू 2 एंड यह आ जाएगा 3 इंटू 3। क्लियर है? तो इस तरीके से दिख गया, तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, ये 1 आ गया, यह आ गया 2, यह आ गया 3, यह आ गया 2, यह आ गया 4, यह आ गया 6, यह आ गया 3, यह आ गया 6 और यह आ जाएगा 9। अब आपको इसका रैंक निकालना है, तो रैंक कैसे निकालेंगे, दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पर से चलिए रैंक निकालना है, इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लाना है और यहाँ पे 0 लाना है। तो R2 को 0 करने के लिए क्या हो जाएगा, R2 माइनस 2R1 आ जाएगा और R3 के प्लेस पे आ जाएगा R3 माइनस 3R1 आ जाएगा। ऐसा करेंगे, देखेंगे जब जब यह वाला ऑपरेशन R2 में लगाएंगे और यह वाला ऑपरेशन R3 में लगाएंगे तो दिखते जाएगा क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 3 इंटू 2 ये भी 0, यानी कि पूरा वाला टर्म क्या हो गया 0 0 0 हो गया। क्लियर है? अच्छा, सिमिलरली R3 माइनस 3R1 लगाएंगे तो दैट इज 3 माइनस 1 इंटू 3, यानी 3 माइनस 3 क्या आ गया 0 आ गया। यहीं पे बात करेंगे, यहाँ इसकी बात करेंगे तो दैट इज 6 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 6 माइनस 6 0। फिर इसके बाद इसमें बात करेंगे दैट इज क्या आ जाएगा 9 माइनस 3 इंटू 3 दैट इज 9, ये ऑपरेशन लगा दिया दैट इज 0, यानी 9 माइनस 9 बराबर 0। ये एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो इसका रैंक बता सकते हैं दैट इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज दैट इज ओनली 1 है, तो इसका रैंक कितना आ जाएगा 1। क्लियर है सभी को? समझ में आया क्या किया मैंने यहाँ पे? तो हो सकता है आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, हो सकता है ये सीधा सीधा आया ना, देखेंगे ये ऑपरेशन जैसे लगाएंगे ना तो ये 0 0 आ जाएंगे वहां पे। क्लियर है? अब आपके लिए तो मैंने n=3 था, n=4 के लिए भी ऐसे ही होगा। ठीक है, n=4 के लिए जब भी जाएंगे ना तो इसी तरीके से आने वाला है, 4 क्रॉस 4 का जब मैट्रिक्स बनेगा तो सेम इसी तरीके से बनेगा, नीचे वाले जो टर्म है वो 0 0 हो जाएंगे इसी तरीके से। ठीक है, और जितने भी n इज ग्रेटर देन जाते जाएंगे तो इसके पास क्या बचने वाला है, एक रो बचने वाला है, और हमेशा इसका रैंक क्या आ जाएगा 1 ही आने वाला है। क्लियर हुआ सभी को? यस या नो बताएंगे? प्लीज टाइप करके बताएंगे ना यार, जिनको जिनको क्लियर हुआ है प्लीज। ठीक है, शांत नहीं बैठेंगे। ओके, चलिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। For a matrix aij equals to -3 for all ij value। ठीक है, फॉर मैट्रिक्स ये है, फाइंड रैंक। चलिए बताएंगे क्या आएगा इसका। क्या लिखा है फॉर अ मैट्रिक्स, अब इसमें यहाँ पे लिखा नहीं ना स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, उसने सिंपल सा बात बोल दिया कि फॉर अ मैट्रिक्स aij इक्वल्स टू -3 दिया हुआ है, फॉर ऑल ij वैल्यू फाइंड रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। आपको उसका मैट्रिक्स का रैंक निकालना है। 1, बहुत सही अभिषेक, 1 ही आएगा इसका आंसर। और कोई? श्रुतिया का 1 है, वीरेंद्र का 1 है, बढ़िया, वेरी गुड। और इसने कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पे देखेंगे aij इक्वल्स टू -3 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ij। मैं सपोज 3/3 का ही कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसका कहना ये है कि सारे जो एलिमेंट हैं जितने भी हैं वो -3 -3 -3 -3 -3 -3 इस तरीके से गिवन है। ठीक है, और इस तरीके से गिवन है तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, ऑपरेशन अपने पास क्या लगने वाला है, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1 और R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R1।
ऐसा लगा देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। क्लियर है। और ये किसी भी ऑर्डर के लिए आप अगर 4x3 भी लेंगे या 3x4 लें या 7x6 ले लें, सभी के लिए ये ऐसा ही हो जाएगा, 0 0 0 नीचे आ जाएगा और ऊपर में एक लाइन बच जाएगा। ठीक है, और वो एक लाइन बच जाएगा तो जो कि होगा नॉन जीरो रो, और इसका जो कि क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा, दैट इज 1। ऐसा भी कह सकता था, ये aij इक्वल्स टू -3 बोला है, ऐसा भी लिख सकता कि ऑल एलिमेंट्स आर -3, ऐसा भी बोल सकता था इसी चीज को। क्लियर है, दोनों तो वही सेम है, सेम बात बोल रहा है। aij इक्वल टू -3 मतलब सारे एलिमेंट -3 हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका क्या आ गया, रैंक आ गया 1 दिख रहा है। क्लियर है सभी को, ये वाला क्वेश्चन? यस या नो बताएं, सभी का तो वैसे आंसर आ गया है यानी क्लियर है सभी को? अच्छा चलिए, ओके, यानी कि दिख रहा होगा आप लोगों को कि लगभग सारे मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स देंगे, रैंक कुछ हो सकता है उनका 2 या 3 या 1 हो सकता है। अच्छा बताएं, किसी मैट्रिक्स का, कोई मैट्रिक्स है उसका रैंक 0 हो सकता है क्या? किसी भी मैट्रिक्स का रैंक 0 हो सकता है क्या? एग्जैक्टली दिव्या, नल मैट्रिक्स, एग्जैक्टली। तो पूरे मैट्रिक्स खानदान में एक ऐसा मैट्रिक्स दैट इज नल मैट्रिक्स होता है जिसका रैंक क्या होगा, 0 होगा। इसके अलावा सारे में कोई भी मैट्रिक्स उठाएंगे, ठीक है, दैट इज ए नल मैट्रिक्स, आपको पता है ना, तो कोई भी मैट्रिक्स उठाएंगे तो उसका रैंक 0 नहीं होगा एक्सेप्ट नल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं वो क्या हैं, दिख रहे होंगे, पूरे नंबर ऑफ 0 रोज हैं। इसको नलिटी भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, नलिटी भी बोला जाता है। नॉन जीरो रोज तो जिनमें 0 नहीं हो, ठीक है, और इस रोज को क्या बोला जाता है, नलिटी बोला जाता है। क्लियर है, दैट इज नल है वो, समझ में आया? तो नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके रैंक क्या होती है, 0 होती है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है, अच्छे बच्चे सभी को समझ में आ गया। ओके, चलिए आज अब देखेंगे आगे जो भी यूज होने वाला है वो क्या है, आपका मैट्रिक्स का यूज होने वाला है कि किस तरीके से हम अभी तक इतना जो भी पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लाइन आता है, अब देखेंगे इस तरीके से, इसमें कुछ सपोज मैं कोई एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, इसमें रो 1 है, ये रो 2 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देंगे, और ये रो 3 है, इसी तरह के C1 C2 एंड C3, ठीक है, इस तरीके से गिवन है। तो यहाँ पे सपोज XYZ इस तरीके से है, ये ABC है, और यहाँ पे ये आपका क्या गिवन है, सपोज 1 2 3, इस तरीके से कुछ भी मैंने मान लिया है। क्लियर है, तो देखेंगे कि इस टाइप के मैट्रिक्स में अगर हम सिर्फ इस रो को लिया जाए, दिख रहा है आपको, क्या लिया मैंने, XYZ, ठीक है, मैंने क्या लिया, दैट इज XYZ, इतना को लिया जो, तो इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है, ये है रो वेक्टर है, ठीक है, रो वेक्टर है। क्लियर है आपका? ठीक है, इनको बोला जाता है, एक सेकेंड ना, ठीक है, चलिए, तो ये है रो वेक्टर, इनको बोला जाएगा। इसी तरीके से ABC, ये भी एक क्या हो गया आपका, रो वेक्टर हो गया। बट क्या ऑर्डर क्या होना चाहिए इसका, ये है ट्रिपलेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट ऑर्डर रो वेक्टर। क्लियर है, इसको क्या बोला जाए, तो कुछ टर्म्स है उनको ध्यान देंगे, दैट इज XYZ ABC 1 2 3, इसमें देख रहे होंगे 3 एलिमेंट है, 1 2 3, इस कारण से इसको बोला जाता है ट्रिपलेट ऑर्डर। ठीक है, वहीं पे अगर 2 by 2 का मैट्रिक्स होता तो इस तरीके से, यहाँ पे कुछ AB होता, यहाँ पे CD होता, तो ये जो AB लेते इस तरीके से और ये आता CD, ठीक है, ये जो दो हैं इसको बोला जाता है पेयर ऑर्डर, पेयर ऑर्डर क्या, रो वेक्टर, पेयर ऑर्डर रो वेक्टर इसको कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर n वो है, क्या है, n टाइम्स ऑफ n एलिमेंट्स हैं, क्लियर है, दैट इज सपोज हो सकता है इस तरीके से A11 A12 A13 डेट 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 डॉट डॉट AN है, ठीक है, 1n इस तरीके से है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को बोला जाएगा n टपल वेक्टर। ठीक है, इस टाइप के वेक्टर को बोला जाएगा n टपल, ठीक है, टपल। ओके, जैसे 4 है, 4 होते तो 4 क्या कहते हैं, क्वार्टेलेट बोलते हैं, पेंटलेट बोलते हैं, 6 लेट, इसी तरीके से nth है तो n टपल बोला जाता। क्लियर है, ये क्या होता है, n टपल रो वेक्टर। ओके, रो वेक्टर।
अब मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं रो के लिए करते हैं, ठीक है। सिमिलरली रो के लिए के साथ साथ किसके लिए भी करते हैं अपन, कॉलम के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो हम कॉलम का ज्यादा यूज नहीं किया, हम रो ही ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादातर दिए हैं। सिमिलरली उसी तरीके से जैसे ये रो वेक्टर है, उसी तरीके से कॉलम वेक्टर भी होगा। और कॉलम वेक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, कॉलम वेक्टर अगर लिखना चाहूंगा तो x1 ये हो गया आपका कॉलम वेक्टर, ठीक है। ये हो गया yb2 ये हो गया एक और कॉलम वेक्टर, और zc3 ये हो गया आपका एक कॉलम वेक्टर हो गया, ठीक है। ये डेफिनेशन समझ आया कि क्या टर्मिनोलॉजी थी, क्या सिंपली एक रो को पकड़ा, उसको मैंने नाम दे दिया रो वेक्टर, ठीक है। इसका यूज होगा आगे और समझाएंगे उसको क्या यूज होने वाला है। क्लियर है, यस या नो बताएंगे यहां तक। तो कुछ था नहीं टर्म, बस मैंने बताना टर्म्स डिस्कस करना था ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गए वेक्टर के फॉर्म, ठीक है। इनको नाम दे दिया गया कि ये वेक्टर है, और इनके बारे में बता दिया कि एक्स वाई जेड ए बी सी ये है, दैट्स इट, ओके। चलिए इसी से रिलेटेड अब बात करते हैं आगे, डिपेंडेंसी यार ये ना, इसके बाद आगे बात करते हैं लीनियर, हेडिंग आएगा लीनियर डिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। लीनियर डिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर, अब ये क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं, ओके। चलिए देखते हैं क्या देखते हैं यहां पर से कि सपोज अब जो रो वेक्टर थे ना, दिख रहा था जनरली कॉलम वेक्टर भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन रो वेक्टर में ज्यादा आसानी पड़ती, ज्यादातर हाथ इसी में बैठा है, इसलिए रो वेक्टर कंसीडर करते हैं। इनको डिनोट किया जाता है, सपोज पहला रो वेक्टर था तो उसको x1, ठीक है। इसी तरीके से x2 और x3 से x3 डॉट 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 xn, ये क्या हो गए रो वेक्टर कहलाएंगे। क्लियर है, चलिए अब इनके बारे में बात करते हैं, लीनियर डिपेंडेंसी ऑफ द वेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। चलिए तो सपोज क्या बोलता है, अब देखेंगे रो वेक्टर मतलब कि एक वेक्टर यानी कि एक रो होगा जिसमें ए बी सी इस तरीके से होगा, इसमें कुछ होगा सी डी एफ जो भी वॉटेवर होगा, क्लियर है। अलग अलग वेक्टर हैं जो इस तरीके से, अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, पहले स्टेटमेंट लिख रहा हूं ध्यान देंगे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ये बोलना चाह रहा है कि इफ, देखेंगे इफ, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं फिर एग्जांपल के थ्रू उसको समझाऊंगा, ठीक है। तो पेशेंस रखेंगे। इफ k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 प्लस डॉट 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 प्लस kn xn इक्वल्स टू 0 एंड फॉर दिस k1 k2 k3 डॉट 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 kn नॉट इक्वल टू 0 then x1 x, एक सेकेंड ना, देन x1 x2 x3 डॉट डॉट xn आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ओके। चलिए समझ तो नहीं आया होगा, किसी को समझ में आया क्या ये क्या बोलना चाह रहा है। देखेंगे लाइन पढ़ेंगे, इफ k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 डॉट डॉट सम इक्वल टू इनका 0 आ रहा है, एंड दिस k1 k2 k3 डॉट डॉट नॉट इक्वल टू 0 है, तो x1 x2 r क्या करेंगे, अपने डिपेंडेंट होंगे, ईच अदर के क्या होंगे, एक दूसरे के डिपेंडेंट होंगे। अब चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कैसे डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। अच्छा डिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे देखते हैं, एक एग्जांपल सेट कर ले रहा हूँ, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया मैंने 4 5 नहीं लेते यार, इस तरीके से मैं ले लेता हूँ 2 1 2, ठीक है। एक और दूसरा लाइन ले लिया 2 1 2, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 0 1 0, इस तरीके से एक मैट्रिक्स दिख रहा हो आपको, ठीक है। दैट इज 2 1 2 2 1 2 एंड 0 1 0, क्लियर है। यहाँ पर से क्या दिख रहा होगा आप लोगों को कि आपको भी पता है ना, एक चीज मैंने क्या बताया था यहाँ पर। अच्छा मैं लिखता हूं यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा में मैं लिखता हूं fx इक्वल टू लिखा है 2x प्लस 3y, ठीक है। क्या लिखा हुआ यहाँ पे 2x प्लस 3y लिखा है, ठीक है। और उसी के बाद मैं लिखता हूं एक दूसरा फंक्शन लिख रहा हूं, सपोज ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ठीक है। वहीं पे दूसरा फंक्शन लिखता हूं, क्या लिख रहा हूं 6x प्लस 9y, क्लियर है। ये दो फंक्शन मैंने लिखे fxy इक्वल टू 2x प्लस 3y एंड gxy इक्वल टू 6x प्लस 9y, क्लियर है। यहां पर से मैं देखना चाहूंगा तो क्या दिखेगा आपको gxy इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ
एफ एक्स वाई दिख रहा है क्या? यस या नो दिख रहा है कि नहीं? यस या नो बताएंगे। यानी कि यहां पर से ये दिख रहा है कि ये जो जी एक्स वाई फंक्शन था ये डिपेंडेंट है एफ एक्स वाई पे। क्लियर है? आपको क्या किया, दो इक्वेशन दिया, हालांकि दोनों इक्वेशन वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों इक्वेशन लिखा वही है, बस क्या है कि ये दिखा दिया कि ये दोनों आपस में क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, क्या हो गया, ये डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसी तरीके से ये वेक्टर्स हैं, ये जो है ना, आपको भी पता होगा स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मैट्रिक्स का यूज किस लिए करते हैं, मैट्रिक्स का यूज इसलिए किया जाता है कि इस तरह के एक लीनियर इक्वेशन को हम यहाँ पे रखते हैं, उसके कोफिशिएंट को यहाँ पे रखते हैं, है ना। तो बस ऐसा ही कुछ क्या होगा, कुछ इक्वेशंस होंगे एक्स वाई जेड, इसी तरीके से कुछ इक्वेशंस होंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखते हैं, चलिए ये हो जाएगा, अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये x1 हो जाएगा क्या, दैट इज x1 क्या आ जाएगा 212, कौन सा x1 हो जाएगा 212 रो वेक्टर, ठीक है, x2 हो जाएगा दूसरा वाला रो वेक्टर एंड x3 हो जाएगा 010, दैट इज तीसरा वाला रो वेक्टर, ठीक है। और आपको यहाँ पर से क्या दिख रहा है कि x1 इक्वल्स टू x2 है, यस या नो, x1 इक्वल्स टू x2 है, यानी कि इन दोनों के बीच कुछ रिलेशन है, क्या रिलेशन हो जाएगा, x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0, यस या नो, x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0, यानी कि इनके बीच में क्या है, रिलेशन है, दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, रिलेशन है। अच्छा बताएंगे, जब रिलेशनशिप आता है तो क्या हो जाते हैं, जब दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप आता है तो क्या हो जाता है, सभी को तो एक्सपीरियंस होगा, बताएंगे, जब दो लोगों के बीच रिलेशनशिप आता है तो क्या होता है, एक दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, यस या नो, ठीक है, कह सकते हैं कि नहीं है बात, कि दो लोगों के बीच में अगर इस तरीके से रिलेशन है कुछ तो क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। क्लियर है? तो x माइनस टू x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0, यहां पर से इसका इसी चीज को, दैट इज x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ओके, यहां पर से क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, x1 माइनस x2 प्लस 0 इंटू x3 इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख सकता हूं क्या, फॉर दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, x1 माइनस x2 प्लस 0 इंटू x3, क्योंकि x3 तो वहां पे था नहीं। क्लियर है? चलिए इसको मैं इससे कंपेयर करता हूं, ठीक है, किसको, इससे, मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं, तो यहां पर से क्या आ जाएगा, k1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, k2 इक्वल्स टू -1 आ जाएगा और k3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? यहाँ पे दिख रहा होगा k1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, k2 की वैल्यू -1 आ जाएगी और k3 की वैल्यू आ जाएगी 0। क्लियर है? अब लाइन पढ़े, क्या बोला है, इसने बोला कि ये ऐसा हो रहा है एंड इफ k1 k2 k3 दैट इज नॉट इक्वल टू 0, देन जो भी मैट्रिक्स अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि तो आपको 0 वाला कंसीडर नहीं करना है, इसने बोला ना कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो नॉट इक्वल टू 0 कौन है, k1 और k2, और इसके जो करस्पॉन्डिंग आपका वेक्टर है वो कौन कौन है, इसका करस्पॉन्डिंग वेक्टर है x1 और इसका करस्पॉन्डिंग वेक्टर है x2, यानी कि x1 और x2 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के डिपेंडेंट हो जाएंगे। क्लियर है? क्या हो जाएंगे, लोग एक दूसरे के डिपेंडेंट हो जाएंगे। मतलब कहना क्या चाह रहा था, क्या इसी चीज को ये कह रहा है क्या, ये लाइन, इसी चीज को मैंने जो लिखा है इसी चीज को ये कह रहा है क्या, ये वाला लाइन क्या कहना चाह रहा है कि अगर दो वेक्टर इस तरीके से ये वाला रिलेशनशिप आपको क्या कर रहे हैं, शो करते हैं, प्रोवाइडेड दैट जो भी कांस्टेंट है ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो दोनों जो वेक्टर हैं आपस में डिपेंडेंट हो जाएंगे। और आपको दिख रहा होगा ये दोनों वेक्टर जो दिख रहे हैं आपस में क्या है, डिपेंडेंट हैं। यस या नो? आप ही बताएं, ये जो दो वेक्टर दिख रहे हैं ये आपस में क्या है, डिपेंडेंट है। किस तरीके से डिपेंडेंट है, दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। क्या है, आइडेंटिकल है। क्लियर है? बात यहां तक सभी को समझ में है, किसी को दिक्कत? इसका यूज बताएंगे, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर हुआ कि नहीं, यस या नो बताएं कि ये दोनों क्या है, किस तरीके से डिपेंडेंट है, ये है आइडेंटिकल है। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं, ओके, चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं इसी तरीके से। ये मैंने लिया था 212, ओके, चलिए फिर से लेता हूं 212, अब मैंने ले लिया इसको 424 एंड 010। क्लियर? इस तरीके से मैंने इसको ले लिया। इसका मतलब यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है बताएंगे, चलो
यहाँ पे दिख रहा होगा x1 इक्वल्स टू 2 इंटू सॉरी 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 यहाँ पे लिख जाएगा x2 इक्वल्स टू 2 इंटू x1। ये दिख रहा है क्या? यस या नो? और यहाँ पर से ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब दिख रहा है क्या 2x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से दिख रहा होगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर से अगर ये दिख गया, ठीक है, तो इस तरीके से 2x1 माइनस x2 ये दिख गया, मतलब कि क्या है k1 इक्वल्स टू 2 है एंड k2 इक्वल्स टू माइनस 1 है। यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है वो दोनों क्या है, आपस में क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। क्लियर है? एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। समझ में आया? यानी उसी चीज को क्या किया है इसने, 2 बार लिख दिया और कुछ नहीं। वही इक्वेशन को उसने क्या किया है, 2 बार लिख दिया। यही चेक करने के लिए हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नाम लाते हैं। ठीक है? आपको सपोज कि मैंने क्या किया, मैंने बोला कि चलो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है, और मैं बोलता हूँ 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 0 है। ठीक है? मैं वहां पे लिखता हूँ। ओके, एक सेकेंड रुकेंगे। मैंने क्या बोला, x प्लस y इक्वल्स टू 0 है, और क्या बोलता है फिर 3x 3y इक्वल्स टू 0 है। ठीक है? आपको ये दो इक्वेशन इस तरीके से दिख रहा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे इसका मतलब समझ में आ रहा है कि आपको किसी और उसने किसी इंसान ने बोला कि ये जो इक्वेशन दिख रहा है, चलो इसका सॉल्यूशन दो और बताओ मेरे को क्या आएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि आप लोगों को x प्लस वाई और 3x प्लस वाई में ये इक्वेशन तो सेम ही है। क्या इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये यार जो है 3 इंटू एक्स प्लस वाई है इक्वल टू 0 है। ठीक है? यानी कि ये दोनों इक्वेशन तो सेम ही दे दिया आपको, सीधी सी बात है। यानी कि इससे कह सकते हैं कि ये दोनों जो आपका इक्वेशन है, ये दोनों आपस में क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है? और अगर दूसरे टाइप का इक्वेशन मिलता तो ये इंडिपेंडेंट कहलाते। ठीक है? बात समझ में आई? क्या लिखा है, मैट्रिक्स एलिमेंट अकॉर्डिंग डिसाइड होगा ना डिपेंडेंट है कि नहीं। एग्जैक्टली सर, फर्स्ट टाइम है, थोड़ा स्लो लिख भी रहे हैं। एक सेकेंड। ना क्या मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्या अमर? अभी और क्लियर होते जाएगा चीजें। ठीक है? धीरे धीरे अभी यूटिलाइज करेंगे ना तो चीजें और क्लियर होंगे। क्लियर है? ठीक है? तो यानी कि यहाँ पे मैं देखा कि जो इक्वेशन देने वाला था सामने वाला पर्सन, वो आपको बेवकूफ बनाया। वहां पे आपको 2 इक्वेशन देना था, ठीक है, इस फॉर्म में दे दिया। यानी कि ये इक्वेशन तो है एक ही। ठीक है? तो आप उसको बता दोगे कि ये दोनों इक्वेशन तो सेम ही है, और सेम बताओगे मतलब कि एक दोनों इक्वेशन क्या है, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। क्लियर है? तो इस तरीके से इसने लाइन पे यही बोला है। क्या बोला है, इफ k1 ऐसा है और k1 k2 k3 नॉट इक्वल टू 0 है, देन x1 x2 जो भी होंगे वो डिपेंडेंट होंगे ऑन ईच अदर। क्लियर है? तो जैसे मैंने बता दिया यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा, x2 इक्वल टू 2x1, जैसे इसके लिए बताया 2x माइनस x2 इक्वल टू 0। तो इसी तरीके से x1 और x2 क्या हो जाएंगे, यहाँ पर से एक दूसरे के डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है? ये जो 2 वेक्टर हैं आपस में क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। क्लियर हुआ सभी को? यहां तक समझ में आया? इसका यूज और आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है? परेशान मत होइए। अमर थोड़ा धीरे लिखें क्या? अमर धीरे लिखे हम क्या? देखिएगा ऐसे, देखिए मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है? आप रिकॉर्डिंग के थ्रू फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। क्यों पता है, रिवाइज करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है? चीजें और क्लियर होंगी, आपके मन में डाउट आएगा तो आधा घंटा के लिए और इस चीज को देख लिया करो। ओके? चलिए यहाँ पे अगर इसी चीज का, ये मैंने बताया डिपेंडेंट के बारे में बताया। ठीक है? डिपेंडेंट के बारे में बताया। ओके? चलिए अगर सपोज ऐसा देगा k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 प्लस डॉट 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 प्लस kn xn इक्वल्स टू 0 है। ठीक है? अब ये बताएंगे कि मैंने ये बोल दिया कि आपस में इंडिपेंडेंट हैं। जितने भी वेक्टर्स हैं ये दिख रहे हैं x1 x2 x3 और xn, ये क्या है, आपके इंडिपेंडेंट हैं। क्या है ये? इंडिपेंडेंट है। ठीक है? तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये दोनों क्या है, सभी एलिमेंट तो है जो वेक्टर है आपस में इंडिपेंडेंट है। और तो बताएंगे कि ये जो सम कब 0 होगा, जब ये लोग आपस में कोई रिलेशन ही नहीं रख रहे, तो ये जो इतना बड़ा सम है ये कब 0 होगा बताएंगे। लॉजिक बताएं। इन लोग आपस में, मैंने बोल दिया कि अब ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। तब क्या होगा, तो सारे जितने भी k1 k2 k3 एंड डॉट 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 k4 kn है, प्लस नहीं आएगा ना, इनकी वैल्यू 0 होगी। तभी क्या हो जाएगा, इन लोग क्या हो जाएंगे, आपस में
इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, यानी अपने आप में एक इक्वेशन खुद रखेंगे। ठीक है, अपने आप में एक क्या हो जाएंगे, अपने आप में अलग अलग वेक्टर होंगे जो कि एक दूसरे पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो कैसे चेक करेंगे कि आपको जो अगर जितना भी लिख रहे हैं k1 k2 जो कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका समेशन क्या होना चाहिए, सॉरी k1 k2 k3 जो है वो उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होंगी। तो क्या हो जाएंगे, ऑल वेक्टर दैट इज x1 x2 x3 डॉट डॉट xn क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट वेक्टर हो जाएंगे। बात समझ में आई यहां तक? ठीक है, दैट इज सारे वैल्यू kn 0 होगा तो देखेंगे kn 0 होगा तो बाकी टर्म भी तो 0 नहीं होने चाहिए ना, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, 0 होगा तभी तो सब प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी को 0 होना पड़ेगा, सिर्फ kn को नहीं। ठीक है, चलिए, और किसी को kn यानी ओवरऑल जो भी kn वैल्यू है, k का जो भी वन है k1 k2 ये सबको 0 होना पड़ेगा तभी तो ये लाइन पूरा 0 होगा यार। ठीक है, चलिए, ये हो गया इंडिपेंडेंट, यानी कि आपने दो चीज देख ली। पहला क्वेश्चन क्या देखा आपने कि अगर इनमें इस तरीके का रिलेशनशिप बनता है और नॉट इक्वल टू 0 है तो जो भी आपका जो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आ रहा है दैट इज k1 k2 है, ये आपस में अगर कुछ रिलेशन शो कर रहे होंगे तो k1 k2 की कुछ वैल्यू होगी जो कि नॉट इक्वल टू 0 होगी, तो क्या हो जाएंगे कि जो भी उसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर होंगे वो आपस में डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, और अगर नहीं है ऐसा तो इन लोग को k1 k2 k3 को क्या होना पड़ेगा, 0 हो जाएगा और सारे वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? चलिए, ये तो हो गई बात कि किस तरीके से चेक करते हैं। ठीक है, अब अपना मैट्रिक्स का मेथड लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या लगाएंगे यहाँ पे, मैट्रिक्स का मेथड लगाएंगे। अच्छा, इसमें बताएंगे मेरे को, चलिए ये दिख रहा होगा आप लोगों को। ओके, चलिए मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 2 1 2 0 1 0 और क्या लिखता हूँ 2 4 4 2 4 ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर से एक चीज देखेंगे, क्या दिखेगा आप लोगों को। अच्छा, किसका क्या है, योगेश का नल मैट्रिक्स का क्या होगा, नल मैट्रिक्स आप बता सकते हैं क्या कि 0 है, आप 0 बता सकते हैं क्या वो डिपेंडेंट है नहीं डिपेंडेंट है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, 0 के बारे में कुछ को है ही नहीं जा सकता। क्लियर है, यानी कि आप एक बात बताइए, 0 का मतलब क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन दे दिया गया ये ये नल मैट्रिक्स का दिखेगा क्या आपको, ये बताएंगे, ये चीज दिख रहा है, ये नल मैट्रिक्स दिख रहा है क्या, यस या नो बताएं। ठीक है ना, तो आपको कुछ दिया ही नहीं उसने, सीधी सी बात है। ठीक है, ये नल मैट्रिक्स दिख रहा है और आपको बोल दिया कि चलो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है यार, कुछ तो कुछ दिया ही नहीं तो आपको उसको एनालाइज करने की नीड ही नहीं है, सीधी सी बात। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर से, इस तरीके से मैंने ये कर लिया। ओके, इनके बीच में रिलेशन दिख रहा होगा, क्या हो जाएगा, R1 इक्वल्स टू सॉरी R3 इक्वल्स टू 2 इंटू R1, इस तरीके से रिलेशनशिप दिख रहा है। ठीक है, यहां पर से मैं क्या करता हूं, इसका चलो रैंक निकालते हैं, दैट इज मैं क्या करता हूं, रैंक निकालता हूं। यहां पर से क्या हो जाएगा, R3 के प्लेस पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया, क्या R3 के प्लेस पे मैं लिख देता हूं R3 माइनस 2 R1, ये हमेशा रैंक निकालने के लिए करते हैं, क्या यही रिलेशनशिप लगाते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर से 2 1 2 0 1 0 और ये क्या आ जाएगा 0 0। ठीक है, अब बताएंगे एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया क्या, यस या नो बताएं। एक्लन फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया और नंबर ऑफ क्या निकाल लेंगे, नॉन जीरो रो को काउंट करेंगे। तो इसका क्या आ गया रैंक, यहाँ पर से 2 आ गया। क्लियर है, क्या आ गया रैंक, इसका आ गया यहाँ पर से 2। अब इसमें मेरे को क्या दिखने को मिल रहा है, देखो भाई साहब जो भी थे वॉट एवर जो भी था पर्सन, आपको उसने 3 वेक्टर दिए, 1 2 एंड 3 वेक्टर दिया। ठीक है, बट हमने क्या किया, हमने चेक किया इसके थ्रू कि ये रिलेशनशिप बन रहा था। ठीक है, और उसमें से पता चला कि ये जो है इन दोनों आपस में डिपेंडेंट है, यानी कि आपको सिर्फ एक वेक्टर मिला, क्या इन दोनों के बीच में एक ही वेक्टर मिला, दूसरा वेक्टर ये मिला। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं क्या, सिर्फ दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन या फिर वेक्टर मिले क्या। इस चीज को कोरिलेट करेंगे लीनियर अलजेब्रा से, क्यों पता है, क्योंकि ये क्या है एक्स और वाई और जेड के कोएफिशिएंट है ना। तो आपको मैं इक्वेशन इसलिए बोल रहा हूँ, इक्वेशन जो मैंने यूज किया तो कंफ्यूज नहीं होंगे। इक्वेशन का मतलब ये है कि एक 2x प्लस वाई प्लस 2z दिया, एक बार 4x 2y प्लस 4z दिया और एक बार क्या दिया 0x y प्लस 0z दिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको इस तरीके से कंपेयर, यानी कि उसको साथ में लीनियर अलजेब्रा वाला चीज है ना उसके साथ कंपेयर करते चलेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसने क्या किया, आपको सिर्फ दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन दिया। क्लियर है, क्या किया उसने, दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन दिया, और यही चीज आकर के आपकी दिख रही होगी क्या आ रही है, दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन, मतलब रैंक यहाँ पे 2 आ रहा है। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स का रैंक जो आता है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर। क्लियर है, क्या बताता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर बताता है। यहां तक क्लियर हुआ, यस या नो बताएं। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3, ध्यान देंगे यहां पर से, ठीक है। इस वाले मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूं। इस वाले मैट्रिक्स के बारे में मैं क्या करूंगा, रिलेशनशिप फाइंड करूंगा। तो यहाँ पे दिखेगा कि R3 की जगह पे R3 जो है वो R2 के बराबर है, और R2 भी जो है वो R1 के बराबर है। सॉरी, मैं इसको लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि तीनों आपस में सेम है, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तीन इक्वेशन दिया, लेकिन है क्या ये है क्या, एक आपको दिख रहा है तीनों इक्वेशन तो सेम ही है, ठीक है। सामने वाले ने फिर बुद्ध बनाया, ठीक है, इसने क्या बोल दिया कि ये तो सेम ही है भाई। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन दिख रहा है, जो कि क्या है 1 2 3, दैट इज 1 2 3 क्या है, इंडिपेंडेंट वेक्टर है। चलिए इसका रैंक निकाल के देखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर से 1 2 3 0 0 0 0 0 0, इस तरीके से ये आ गया। समझ में आया। तो यहाँ पर से इसका रैंक क्या आ जाएगा, यहाँ पर से देखेंगे तो रैंक आ गया 1, और रैंक क्या बताता है आपका 1, यानी कि 1 क्या है, नंबर ऑफ, ये रैंक क्या है आपका, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर, और जो कि क्या है इसका 1, और दिखा रहा है आपको कि एक ही वेक्टर है जो कि इंडिपेंडेंट है। सभी को समझ में आया कॉन्सेप्ट जो भी मैं बात कर रहा हूं अभी तक। यानी रैंक क्या बताता है, किसी भी इक्वेशन को, इतने सारे इक्वेशंस है, उसको क्या करेगा, आप किसी भी मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें, जो भी आपका इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस जो भी वॉटेवर है, उसको क्या करें, इस फॉर्म में कन्वर्ट करें मैट्रिक्स में, फिर मैट्रिक्स फॉर्म में ले करके उसका रैंक निकालो। जो भी रैंक आएगा, ठीक है, वो आपको क्या बताएगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे सपोज ये 3/3 था, इसका रैंक आया 2 आया, ठीक है, क्या आया, रैंक 2 आया, मतलब कि क्या, इसका रैंक जो आया है वो दिख रहा होगा 2 आया, ओके। तो यानी कि तीन में से तीन वेक्टर हैं, दिख रहे हैं 3x3, यानी तीन वेक्टर थे, तो दो बचे जो कि दो इंडिपेंडेंट आ गए, तो क्या हुआ, 1 डिपेंडेंट आ गया, क्या, यस या नो, 1 आपका क्या आ गया, डिपेंडेंट वेक्टर आ गया यहाँ पर। क्लियर हुआ सभी को। यानी कि रैंक बताता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर, और आपको अगर डिपेंडेंट पूछना चाह रहा है तो क्या करेंगे, आपको n माइनस आर बताएगा आपको डिपेंडेंट वेक्टर। क्लियर है, डिपेंडेंट वेक्टर आपको बताएगा। बात यहां तक सभी को समझ में आई। तो रैंक का यूटिलाइज किस तरीके से हुआ, यहाँ पे देखेंगे रैंक का क्या यूटिलाइज हुआ, आपको बताने के लिए कि इक्वेशन क्या है, जो गिवन इक्वेशन है वो आइडेंटिकल है या फिर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, इस तरीके से इसका यूटिलाइज हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और देखता हूं मैं, ठीक है, और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अच्छा, 1 2 3 4 7 9 एंड 2 3 1। चलिए, हाँ, इस टाइप का देखेंगे, इसका रैंक निकाल के बताएंगे कितना आ रहा है, इसका मेरे को रैंक निकाल के बताओ कितना आ रहा है, 1 2 3 4 7 9 और 2 3 1। मैं यहीं पे, चलो मैं करता हूं, यहां पर से आ जाएगा। पहले मैं इसको जीरो करना चाहूंगा तो क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, R3 के प्लेस में लगाऊंगा मैं, R3 के प्लेस लगाऊंगा R3 माइनस 2R1, ठीक है, और R2 के प्लेस पे लगाऊंगा, मैं इसको जीरो करना चाहूंगा तो क्या लगाऊंगा, R2 माइनस 4R1, ठीक है। बस मैं वो कर देता हूँ चुपचाप से, 1 2 3, यहाँ पर से क्या आ जाएगा, ये दैट इज 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 9 माइनस 4 12 माइनस 3, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर
0, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो दैट इज -1, और ये आ जाएगा 1 माइनस, सॉरी कहाँ गया यार, ये वाले बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो दैट इज 9 - 3। देखेंगे इस तरीके से आ रहा है क्या, ये ऑपरेशन लगाने के बाद, ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये आ रहा होगा, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ इसको 0 करूँ, यानी कि मैं अगला ऑपरेशन क्या लगाऊंगा, यहाँ पर से R3 के प्लेस पे लिख दूंगा R3 प्लस R2, ठीक है, ऐसा करूंगा। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, याद रखना ये अलग के लिए, ठीक है, ये इसके लिए मैं अब ये लगा रहा हूँ, दैट इज 1 2 3, दैट इज 0 1 -3, और ये आ जाएगा 0, इसको जब ऐड करेंगे तो 0, और ये आ गया 0, ये आ गया 0 आ गया, खैर रैंक तो 2 आ गया मेरा। तो कुछ गलत क्यों, देखेंगे, चेक करेंगे एक बार। सेकंड वाले के लिए 4 - 7 -8 -1, ये -1 है जहाँ तक, यस या नो, ये -1 है क्या, एक सेकंड रुकेंगे, 7 - 8, ठीक है, ये -1 है, 9 माइनस 4 तिया 12, 9 - 4 तिया 12 -3, ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा, इसके लिए चेक करते हैं, दैट इज R3 क्या आ जाएगा, 2 -2, ठीक है, 3 -4 -1, एंड 1 -6, 1 -6, ये है। अब देखेंगे ये आ रहा है क्या, अब देखेंगे यही आ रहा है क्या, देखेंगे एक बार, चेक करेंगे, यस या नो बताएं, ठीक है, ओके ओके। चलिए, यानी कि आपको करना पड़ेगा क्या, R3 के प्लेस पे लिखना पड़ेगा R3 -R2, तब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे ऐसा रहेगा, ये आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा -5 + 3, दैट इज -2, ये एक्लन फॉर्म में हो गया, तो इसका रैंक ऑफ नॉन जीरो रोज कितने आ गए, 3, ठीक है, इसका मतलब आ गया रैंक 3। रैंक 3 मतलब आया, इसका मतलब कि तीनों जो वेक्टर दिख रहे हैं वो क्या है, आपस में इंडिपेंडेंट है, क्या है, इंडिपेंडेंट है ना, क्या है ये, इंडिपेंडेंट है, तीनों जो वेक्टर दिख रहे हैं वो। अच्छा, यानी कि मैं कह सकता हूं क्या, देखेंगे यहाँ पर से x + 2y + 3z और 4x + 7y + 9z और 2x + 3y + z, ये जो तीन इक्वेशन दिख रहे हैं, आप इसमें किसी भी तरीके का रिलेशनशिप बना सकते हैं क्या, आप इन तीनों भाई साहबों में, तीन जिन्हों इक्वेशन लिखे हुए हैं, इनमें आप किसी तरीके का रिलेशनशिप बना सकते हैं क्या, ये वेक्टर मतलब समझ रहे हो ना, वेक्टर मतलब कि उसको मैट्रिक्स में किए तो वेक्टर हैं, ऐसे ये इक्वेशन ही लिखा हुआ है एक तरीके से, समझ रहे हैं ना। तो आप इन तीनों के बीच में किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं बना सकते, यानी कि तीनों अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, जो कि आपको दिख गया यहाँ पर से रैंक इक्वल्स टू 3, और आपको दिख रहा है यहाँ पर से n - r आपको क्या देगा, डिपेंडेंट वेक्टर देगा क्या, यस या नो, n - r आपको देगा डिपेंडेंट वेक्टर देगा, यानी कि n यहाँ पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे आ गया 3 - 3 विच इज इक्वल टू 0, यानी कि इस इक्वेशन में या फिर इस वाले मैट्रिक्स में कोई भी जीरो, कोई भी डिपेंडेंट वेक्टर या डिपेंडेंट इक्वेशन नहीं है। बात समझ में आई यहाँ तक सभी को, क्लियर है, ठीक है ना।